अस्सलाम वालेकुम। और आखिरकार हम दोबारा मिल चुके हैं। 7:15 हो गए, हमारे कैमरामैन लेट हो गए और हमने अब इस सेकंड को उड़ा दिया है और इसको पार्ट 1 कर रहे हैं और ये लास्ट क्लास हो गई है इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, कल वाली क्लास में जो चीज़ें रह गई थी उसको मैंने फिर अब नए हैंड आउट पर डाल लिया है। ठीक है, देखते हैं उसमें कोई चीज़ मिस ना हो गई हो मुझसे। जैसे कि ईपीएस प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर तो कर लिया था ना। चले खैर, मेरा दिल है कि अभी ताज़ा हैं आप इस वक्त, तो हम पीपीई से ही काम शुरू करते हैं अपना। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि इसको 1.5 घंटे के अंदर खड़का दें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। मेरे ख्याल में एमसीक्यूज़, क्या ख्याल है? ज़रा ऐसे स्लोली स्पीड पकड़ेंगे ना हम। ओ शुरू में चले गए, बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक, और इसमें सबसे एंड पे आ गए। जी बेटा, कुछ एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, ज़रा देखें कौन कौन से वाले जी। 21 ये पेंडिंग थे, अब आप कर सकते हैं। वैसे तो ये आपने खुद ही कर लेने थे, लेकिन अब क्या करें, आप नहीं करते तो। रीवैल्यूएशन गेन, शाबाश बच्चे आ गए। मैं अभी भी शुरू कर रहा हूँ, बस कैमरा मैन ही भाग गए थे, मतलब आ ही नहीं थे। रीवैल्यूएशन गेन इज़ क्रेडिटेड इनटू रीवैल्यूएशन रिजर्व, सही है। कैपिटल रिजर्व, ये भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो नहीं सही। और एनी ऑफ द अबव, नहीं। तो फिर अब दो में मैच पड़ गया, तो क्या करें? रीवैल्यूएशन रिजर्व इज़ अ कैपिटल रिजर्व। आपको याद है मैंने चेंज इक्विटी के अंदर बताया था आपको दो तरह के रिजर्व होते हैं शेयर कैपिटल के साथ। कैपिटल रिजर्व्स, ये शेयर प्रीमियम हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया, या जैसे आपने अभी मेंटेनेंस, कैपिटल मेंटेनेंस में पढ़ा, फेयर वैल्यू रिजर्व, ये सब कैपिटल रिजर्व होते हैं। यानी इनमें से डिविडेंड, कैश डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। तो ऊपर वाली बातें दोनों ही सही लग रही हैं, लेकिन दो में से ज़्यादा बेहतर रीवैल्यूएशन रिजर्व है। ठीक है जी, अगला कौन सा एमसीक्यू है? 24 देखो, नहीं देख लो, मैं हूँ ना जनाब, खादिम मौजूद है ना जी। 21 के बाद 24 है। है आप भी यार लेट हो गए यार आज, यार बहुत ज़्यादती की आप लोगों ने आज, मेरे 20 मिनट ज़ाया किए आप लोगों ने। इफ़ एन एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, आप लोगों की बचत हो गई सारों की। ठीक है, इफ़ एन एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इज नोटेड एज इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट इन एसओसीआई, नहीं। एसओसीआई के अंदर ही आपको पता है ना, अब तो आपको पता है एसओसीआई के अंदर पीएनएल भी होता है और ओसीआई भी होता है। तो वो कह रहा है कि इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हो इन वैल्यू, यानी कि सरप्लस आए, तो वो एज एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट होता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या इधर जाता है इंक्रीज? नहीं। इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स इन एसओएफपी, नहीं। तो रिटेन्ड अर्निंग में तो यही पैट ही जाता है, ये पैट जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। यादें ताज़ा हो रही हैं कुछ? ये पढ़ लिया ना, उस वक्त पढ़ा नहीं हुआ था। जबकि ओसीआई के अंदर आता है रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज, और वो जाता है यहाँ से रीवैल्यूएशन रिजर्व में या रीवैल्यूएशन सरप्लस में। ऐसा ही है। अब इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस इन एसओएफपी, अच्छा, एंड ओसीआई इन, हाँ ये सही लग रहा है, एंड इंक्रीज इन अदर प्रॉफिट। ये क्या अजीब बात है। तो अब ये पेंडिंग इसलिए किया हुआ था कि उस वक्त आप ये नहीं समझ सकते थे। फिर चेंज इक्विटी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है वो एसओसीआई को देखा, उसके बाद अब फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है इसमें। नेक्स्ट कौन सा है? 27। ड्यूरिंग द ईयर Akmal Limited had following increase in reserves: 5 million from revaluation of freehold premises। अच्छा ठीक है, यानी कि आपकी लैंड बिल्डिंग जो भी है उसमें इंक्रीज़ आया, इंक्रीज इन रिजर्व है ना। 10 million इन शेयर प्रीमियम एंड 25 million फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट रिटेन्ड। अब ये तो पीएनएल से आया था और ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है, और ये रिवैल्यूएशन ओसीआई से होकर आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, और ये शेयर प्रीमियम है तो सीधा ही आया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है वैसे बाय द वे? which of these are increase in capital reserves।
तो ये दोनों कैपिटल रिजर्व होते थे और ये क्या होता था, रेवेन्यू रिजर्व। याद आ रहा है? जिसमें से डिविडेंड बढ़ सके। तो अब ये आपके लिए मसला ही को नहीं, लेकिन उस वक्त तो ये पढ़ाया भी नहीं ना जा सकता था। उस वक्त तो आप कैसे बताता मैं, ठीक है। तो 1 और 2 कौन से वाले पार्ट में, सी में। नेक्स्ट, बाकी भी अगर आपको किसी एमसीक्यू में मसला है तो बता दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में जब एंड कर लूँ मैं और जाने वाले चले जाएं। The correct accounting treatment of initial operating losses incurred during commercial production due to underutilization of plant would be to capitalize as directly attributable cost, defer and charge to profit or loss account, and charge directly to retained earnings since these are considered to be normal operating losses, and charge to profit or loss। ये है तो ज़रा जनरल सा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ा हुआ है आपने, कहीं ना कहीं। बहरहाल इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस किसे कहते हैं? आपका बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है, आपने नया प्लांट लगाया है, लेकिन अभी उसकी डिमांड जो है वो इतनी मेच्योर नहीं हुई, ठीक है। तो अभी आपको इनिशियली ऑपरेशंस पर लॉस आ रहे हैं। ये वो पॉइंट है जो आपने कॉस्ट ना इंक्लूड करने वाले पॉइंट्स के अंदर पढ़ा था कि इन चीज़ों को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते जिसके अंदर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हैं। ज़रा पढ़ के देखते हैं, अगर वहाँ चला गया फ़ौरन तो चला ही गया। ये सब नया जी चैप्टर हमने कहीं और कॉपी करके पढ़ लिया था ना, तो इस पर इतनी रंगीनियाँ नहीं छाई हुई। उसके बाद फिर किताब आ गई थी ना। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट, पेज 117 पे, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई आर, यहाँ पे तो नहीं है, आगे होना चाहिए ये यहाँ से पढ़ो। रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई सीजेज, चीज़ें ऐड करना एसेट में रोक देते हैं। व्हेन आइटम इज इन लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनेजमेंट इंटेंशन वाली लोकेशन में कंडीशन में पहुंच जाए। देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन आइटम आर, ये वहाँ पे जब मैंने हैंड आउट आपको दिया था ना, जिसमें कॉपी करके दिया था, उसके ऊपर हमने इसको पढ़ा था। तो यूजिंग या रीडिप्लॉइंग, यूजिंग कहते हैं भी यहाँ खड़ा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है। रीडिप्लॉय मतलब उसको कहीं से उतार के दूसरी जगह लगा रहे हैं। an item are not included in carrying amount of item. For example, following costs are not included in carrying amount of an item of PPE. Cost incurred while an item capable of being operating in manner and has not yet brought into use or operated at less than full capacity. कहता है कि जहाँ पर आना था वहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी हमने उसको यूज़ करना शुरू नहीं किया, अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, तो फिर डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती थी। कॉस्ट में तो ऐड करना चीज़ें रोक देते थे, ठीक है। और इज़ ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी, यह अभी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रहा। ये पॉइंट असल में आपको पढ़ाने हैं। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज वाइल डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स आउटपुट बिल्ड्स अप, ठीक है। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज एक होते हैं कंपनी के बनने से भी पहले के लॉसेज ये एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। कंपनी के बनने से पहले के एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है, एससीपी में रजिस्टर कर रहे हैं, इस तरह के खर्चे कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं है, ये ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं और इनिशियली ऑपरेट करने पर लॉस आ रहा है। क्यों लॉस आ रहा है? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की अभी आउटपुट जो है, उसकी डिमांड, उसकी मार्केट अभी बिल्डअप हो रही है, ठीक है। तो इसको आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, कैरिंग अमाउंट में ऐड नहीं करना, यानी कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब हम थे कहाँ पे? 30 ये तो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस का क्या हुआ? ड्यूरिंग कमर्शियल प्रोडक्शन ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, कैपिटलाइज करो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कह के नहीं, डेफर करो और चार्ज करो पीएनएल को जब प्रॉफिट अर्न होने लग जाए फ्रॉम प्लांट, नहीं। ये जो असल में ना ट्रीटमेंट लिखा हुआ है ना, ये उस खर्चे की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं बता रहा था कि अभी कंपनी बनी ही नहीं है। पैदाइश समझो, पैदाइश से उससे पहले के भी खर्चे होते, कंपनी की पैदाइश के लिए जो खर्चे हो रहे होते हैं, आपने उसको इनकॉर्पोरेट कराना है, उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं, आप उसके बाद लीगल कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, अभी कंपनी बनाने का सोच रहे हैं, तो वो शुरू वाले जो खर्चे होते हैं उनके बारे में इस तरह की कोई ट्रीटमेंट आती होगी। चार्ज डायरेक्टली टू रिटेन्ड अर्निंग्स सिंस दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉसेज। नहीं यार, सिंपल सी बात है, चार्ज कर दो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। देख लो आंसर है ये, नहीं तो फिर को और गोली तैयार करिए। अच्छा, सही है। नेक्स्ट कौन सा है?
नहीं, बस ख़त्म। चल, अभी भी बच्चे जो हैं वो उनका आने का सिलसिला जारी है, तो पेज 119 पे तशरीफ़ ले आएँ। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड पढ़ा देते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ें पहले कर लेते हैं। पीपी का नोट मैंने कहा ज़रा सारे पूरे हो लें जिन्होंने आना है। मैं फॉर्मेट बना लिया, उसका कैमरा मैन नहीं आया, तो मैं कुछ तो कर लूँ, तो फिर फॉर्मेट बना दिया था मैंने। ठीक है, भाई ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को जानते हैं ना, बस वो यही होता है, आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया एसेट। अब वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग भी हो। हमारी इस एग्जांपल के अंदर एक रोड बनाने वाली कंपनी है, वो उसने अपना रोड बुलडोज़र खुद बनाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? एसेट बन रहा है, जब तक बन रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जब बन जाएगा तो आप उसको पीपीई बना लोगे। पीपीई बनना है ना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, जो आप खुद एसेट बनाते हैं, इज डिटर्मिन्ड बाय, उसकी कॉस्ट कैसे निकलती है? बाय एडिंग अप रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट एसेट। बिल्कुल जैसे आप बिल्डिंग बनाते थे, ठीक है, तो बिल्डिंग बनने की एंट्री होती थी CWIP ऑफ बिल्डिंग, CWIP बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे यहाँ तक के ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, और जब कंप्लीट होगी तो PPE डेबिट करके CWIP बिल्डिंग क्रेडिट कर देंगे, और फिर PPE को डेप्रीशिएट करना शुरू कर देंगे। यही काम हमने करना था, बस रहा हुआ तो रहा हुआ ही होता है ना, ठीक है। तो असल में ये काम सीख लिया था हमने चलते चलते, उस वक्त में बस पेंडिंग कर गए थे। लेकिन अभी जैसे हमने ये NPO के अंदर भी देखा, इसकी एंट्रीज आई थी कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बन के, उससे पहले भी CWIP वक्तन फ़वक्तन आता रहा था, ठीक है ना, उसकी एंट्रीज आती रही। कल तो ताड़े को काक्षे गया मेरे धमाका। अच्छा, लो जी, रोड इंटरनेशनल लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स ओन स्पेशली डिज़ाइंड रोड बुलडोज़र, डिटेल ऑफ रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड। ये करवा सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बिल्डिंग ही बन रही है, आपको जी ये क्या बात हुई, इन्होंने तो बुलडोज़र बनाना शुरू कर दिया खुद से। भाई बना रहे हैं तो बना रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बनती थी वैसे ये भी बन जाएगा। आप मटेरियल ख़रीद के लाएंगे, आप लेबर इसके उसके ऊपर लगा देंगे, लेबर लगाएंगे, इसके ओवरहेड लगेंगे इसके ऊपर, तो यही इसकी कॉस्ट। जैसे बिल्डिंग के ऊपर मटेरियल लेबर ओवरहेड लगते हैं, वैसे ही इस बुलडोज़र के ऊपर भी मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स लगेंगे, ठीक है। ज़रा सवाल को एक नज़र डालें। यहीं पे करूँगा, वहाँ तो मैं फॉर्मेट बना चुका हूँ जी। रोड इंटरनेशनल कंस्ट्रक्टेड इट्स ओन स्पेशली डिजाइन रोड बुलडोजर, डिटेल ऑफ रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, इतना मटेरियल परचेज किया। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर। हाँ, अब ये छोटा सा काम है आपका। काम ही वैसे तो क्या है, रोड इंटरनेशनल नाम से लग रहा है कि रोड बनाते होंगे, पता नहीं मटेरियल खरीद लाएं, ढेर सारा खरीद लाएं। जब खरीद के लाएं तो इसको इन्वेंट्री में रखेंगे। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें आ जाएं तो आते साथ CWIP नहीं होती। दरअसल मैंने एक दफ़ा बताया था, दरअसल क्या होता है कि आपकी इन्वेंट्री, ये उस दिन शायद वो जब हम मेहताब वाला सवाल कर रहे थे तो एक भाई जो है वो मटीरियल ही दे गया था हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, तो मैंने कहा था जिस वक्त वो मटीरियल आता है दरअसल उस वक्त उसकी एंट्री होती है मटीरियल की इन्वेंट्री डेबिट और डोनेशन क्रेडिट या कैश क्रेडिट। वो तो डोनेशन था ना, यहाँ कैश क्रेडिट, खरीद के लाए कैश क्रेडिट, मटीरियल डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री में आ गया। अब इसमें से जितना बिल्डिंग पे, जितना रोड बुलडोजर पे, जितना रोड बनाने पे, जहाँ जहाँ पे जितना इस्तेमाल हो मटीरियल, वो उस जगह पे डेबिट करके इस इन्वेंट्री से क्रेडिट करते जाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ख़रीद कर लाने की एंट्री होगी 5 लाख से, और मटीरियल जो रोड बुलडोजर पे लगेगा वो, अच्छा जी। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट इनकर हुई 40,000, और टेस्ट टू एंश्योर रोड बुलडोज़र सेफ है या नहीं। अब शुक्र है सिंपल वाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड में थोड़ी सी चेंज आने के बाद ये ज़रा ध्यान से देखना पड़ता है। अगर तो सिर्फ टेस्ट रन है, इस तरह के एसेट में तो सिर्फ टेस्ट रन ही होगा, ठीक है, कौन सी सेल प्रोडक्शन होकर सेल प्रोसीड हो जाती है, लेकिन टेस्ट रन की भी कुछ कॉस्ट होती है। टेस्ट रन की कॉस्ट एसेट में ऐड करनी है। जो स्टैंडर्ड में चेंज आया था पिछली बार, जो पिछली बार इस बार आपको पढ़ाया भी है इसी तरह से, वो चेंज क्या आया था कि अगर टेस्ट रन के दौरान कोई प्रोडक्शन हो जाती है और वो प्रोडक्शन आप जो है वो बेच भी देते हैं, तो उस प्रोडक्शन पर वो जो सैंपल्स बने उन पर बनाने की जो कॉस्ट आई है, और उनको बेच के जो तारफ़ी कीमत पे बेच देते हैं, आधी कीमत पे आप बेच देते हैं, चलो मशहूरी हो जाएगी, उसको बेच के जो सेल प्रोसीड्स आई हैं, ना तो सैंपल बनाने की कॉस्ट एसेट में ऐड करनी है,
ना ही सैंपल से आने वाली सेल प्रोसीड्स लेस करनी है। पहले हम क्या करते होते थे, पहले स्टैंडर्ड चेंज आने से पहले स्टैंडर्ड ने ये कहा हुआ था कि नेट करो सेल प्रोसीड्स को, यानी सैंपल्स बेचे 100 रुपये के, उनको बनाने की कॉस्ट आई थी लेट से 70 रुपये 80 रुपये, तो 20 रुपये जो नेट में आपको बचत हुई है इसको एसडी कॉस्ट में से माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन टेस्ट रन कॉस्ट इसके अलावा थी, टेस्ट रन चलाकर तो देखना है ना, चलाकर देखना है, तो उसमें अगर आपने सैंपल्स प्रोड्यूस किए, उनको बनाने की कॉस्ट और उनको बेचने की ये अलग कर दिया, बाकी टेस्ट रन कॉस्ट अभी भी एसिड में ऐड करनी। लेकिन ये हमारा सवाल सिंपल था, इसके अंदर तो टेस्ट रन कॉस्ट जो है वो रोड बुलडोज़र किया, उसने क्या प्रोडक्शन कर देनी है, धुआं प्रोड्यूस करना है, फिर वो बेचेंगे हैं। अच्छा चलें, खैर उसके बाद आगे कहता है फैक्ट्री लेबर कॉस्ट कितनी है। अब ये पूरी फैक्ट्री की लेबर कॉस्ट है, अगर क्लियरली नहीं बताएगा तो फिर तो फंस जाएंगे कि रोड बुलडोज़र पर कितने मज़दूरों को लगाया। तो ये भी ऐसे ही है कि जो फैक्ट्री लेबर कॉस्ट्स हैं, ये जिन्होंने सीए में पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, ये एंट्री कर लेते होते हैं हम पेरोल अकाउंट या वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट, और फिर वहाँ से जिस जिस जगह पे काम करती है लेबर, अगर फैक्ट्री में गुड्स बनाने पे करती हैं तो उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट बना लेते हैं, अगर वो इस तरह से रोड बुलडोज़र में काम करेंगे तो यहाँ से क्रेडिट कर करके डेबिट करी जाते हैं। खैर चलें, तो 80% ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर वर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड्स, ये रोडें बनाते हैं रोडें, और 20% जो है वो उन्होंने, यानी कि इस 3 लाख में से सिर्फ 20% हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हमने वो कहता है जर्नलाइज ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रोड बुलडोज़र फॉर द ईयर 31 दिसंबर एक्स, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज कर दूंगा आपको ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है रोड बुलडोज़र वर फर्स्ट ब्रॉट इनटू यूज़ ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट स्टार्टेड ऑन यकम नवंबर X2, यही हमारा साल है। तो पहली बार इस्तेमाल के लिए कब रोड पर लाया गया, लेकिन वो तो तैयार खड़ा था आने के लिए। अब ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट था पढ़ा हुआ, तो ये छोटी छोटी रिविजन्स कर रहे हैं हम इसमें। जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना इस तरह की चीज़ों में, इस तरह क्लासेस के अंदर ना, वो रिवाइज हो रहे होते हैं, लेकिन हम रिवीजन यूँ नहीं कर रहे होते हैं कि जी हम शुरू हो जाएं और एक तरफ से चलो ये होता है इसमें ये होता है, चलो इसमें ये सारा, क्यों भाई, वो सारा पढ़ा हुआ है। तो वैल्यू क्या ऐड हो रही है, कोई एक सवाल किया जिसके अंदर 2 4 5 चीज़ें आ गई, ठीक है। ईपीएस से कुछ फ़ायदा हुआ है कल, ईपीएस से घर जाके सवाल किया था कोई, कर लेना हिम्मत थोड़ी सी, वही भी मेनू कराना पैना। चलें, कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स रोड बुलडोजर, दिस व्हीकल इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 7,000 एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो ये रेजुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जनाब मटेरियल ख़रीद के लाएं। भाई यहाँ तक रखना, इधर फॉर्मेट देख के बच्चे परेशान हो गए हैं जी। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन है जी ये? एग्जाम्पल है पेज 119 पर, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। ये कोई भी हो सकता था, ये बिल्डिंग भी हो सकती थी, लेकिन रोड बुलडोज़र, क्योंकि स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की कॉस्ट के अंदर आपने शामिल करना है मटेरियल, उस पर लगने वाला मटेरियल, लेबर और ओवर, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी, रॉ मटेरियल खरीद कर लाए, किस दिन खरीद कर लाए ये नहीं पता, तो खैर एंट्री करो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर जो भी कर लो, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। कितने थे जी? 300 है? 500। अच्छा, मुझे क्या 300 नज़र आ रहा है, फिर कुछ और था 300 दिमाग में जो बैठा। अच्छा चले 500 और 500 ले जी, मटेरियल खरीद के ले आए। एंड वालों ज़्यादा छोटी राइटिंग तो नहीं हो रही, एंड तो है कौन, 4 लेना ने एंड वाले, आज एंड वाले ऑनलाइन वाले हैं जी। आमिर भाई ठीक नज़र आ रहा होगा? अच्छा, बाल फिर भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अच्छा जी, ये हम इन्वेंट्री खरीद लाए। अब ये एंट्री रोड बुलडोज़र से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं टिक कर दूंगा कौन कौन सी एंट्रीज इसमें काफ़ी थी। खैर चले, पूरी कहानी सामने आ जाए। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोज़र, यानी यूँ कर लेता हूँ ना कि ब्लू कर देता हूँ उन एंट्रीज़ को जिनके बगैर गुजारा चलना है, और थोड़ी वड्डी भी कर लगा बहाने नाल है, निकी हो गई जी। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री खरीद कर लाए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या क्रेडिटर, क्रेडिटर कहें पेएबल कह रहे हैं, कैश या पेएबल क्रेडिट 500, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी इसमें से, इस इन्वेंट्री में से कितनी इन्वेंट्री आपने रोड बुलडोज़र बनाने पर इस्तेमाल कर ली? 100 की। चलो इसको ले आओ इधर,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल CWIP लिखते थे ना, वही लिख लो फिर, एड्डा लंबा ना, CWIP रोड बुलडोजर, RB है, कैसा नाम है, रोड बुलडोजर डेबिट कितने से, 100 से, और अब फिर कैश क्रेडिट कर दें, नहीं, अब वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ब्लू एंट्री के बगैर काम चलता है आपका, उसके बगैर काम चलता है आपका, वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैंने कहा पूरी कहानी आपके सामने हो, क्योंकि उस दिन भी जब वो मटेरियल लेकर आए थे ना मेहताब वाले सवाल में NPO में, तो मैंने एंट्री करवाई थी, तो थोड़ा सा बच्चों के ना ऐसे वो समझ नहीं आई थी, उनके ऊपर से गुजरी, तो मेरे फिर जहन में यही था कि यहाँ पे पूरी एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री खरीद के रख ली, बेचने के लिए तब भी इन्वेंट्री डेबिट, आप इस्तेमाल के लिए जैसे स्टेशनरी होती है तब भी इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। अब अगर बेचना है तो जब बेचोगे तो एंट्री करोगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इस्तेमालना है तो इस्तेमाल करने की एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, स्टेशनरी है तो, और अगर एसेट का पार्ट बनाना है तो फिर एंट्री हो जाएगी CWIP डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो जहां इस्तेमाल करना है इन्वेंट्री को क्रेडिट करके उस जगह को डेबिट कर देंगे, तो ये हर जगह ही चल जाता है काम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ओवरहेड कॉस्ट, शुक्र है उसने सीधी दे दी, ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड बुलडोजर, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ रोड बुलडोजर डेबिट, और ओवरहेड कॉस्ट इनकर की है, कैश भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है जी, 40। नेक्स्ट, उसके बाद ओवरहेड्स कॉस्ट के बाद टेस्ट रन कॉस्ट, टेस्ट रन कॉस्ट, कोई प्रोसीड्स का जिक्र नहीं है कि सैंपल रोड बुलडोजर ने सैंपल बना दिए और हमने वो सैंपल बेच दिए, उससे इतने पैसे आए। अगर ऐसा हो जाए तो स्टैंडर्ड बदल चुका है, मैं पढ़ाते हुए भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए सवाल में तो सेल प्रोसीड्स ऑफ सैंपल्स यानी कितने के वो बिके और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सैंपल्स, इनको अलग करके P&L में ले जाना होता है। यानी कि अगर आपकी कॉस्ट आई लेट से 100 रुपया सैंपल्स बनाने की और वो बिक गए लेट से 80 रुपये के, तो नेट करो तो एक्सपेंस P&L में ले जाना, और लेट से वो बिक गए 110 रुपये 120 रुपये के, तो 20 रुपये की इनकम P&L में ले जाना, ठीक है। इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड लेस नहीं करना, लेकिन टेस्ट रन उसके अलावा भी तो एसेट पर होता है। जैसे अब आप देख लो हमारा रोड बुलडोजर है, अगर वो बिल्कुल टेस्ट रन को ही गायब कर देते तो रोड बुलडोजर के टेस्ट रन कहाँ फेंकते हैं हम ठीक है ना। ऐसे ही सैंपल्स ना बनाएं, सिर्फ टेस्ट रन की कुछ कॉस्ट हो सकती है, तो टेस्ट रन की कॉस्ट अभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। जो तब्दीली आई है स्टैंडर्ड I-16 के अंदर जो पैरा ऐड हुआ है वो ये हुआ है कि जो सेल प्रोसीड्स होंगी, जो सैंपल्स बने, उन सैंपल्स को बनाने की कॉस्ट और उनको बेचने की सेल प्रोसीड्स ये P&L के अंदर जाते हैं, बाकी टेस्ट रन की कॉस्ट स्टिल एसेट में ही ऐड होती है। जैसे ये रोड बुलडोजर डेबिट और टेस्ट रन की कॉस्ट है, पेट्रोल डीजल शीजल लगा होना है जी, कितना 20 रुपये। उसके बाद वेजेस, फैक्ट्री लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री में जितनी लेबर की कॉस्ट्स हैं, ठीक है, उनकी एंट्री हो गई। मैं यहाँ पर वेजेस अकाउंट, ये मिसाल के तौर पे ये रोड बुलडोजर बन गया है, सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो इसके लिए कोई फ्यूल डालेंगे इसमें, ठीक है, कोई बंदा बुलाएंगे चलाने वाला, हमारे पास भी ड्राइवर भी नहीं होगा उसको जी। वो मैंने ये अर्ज़ किया कि अगर नया एसिड टेस्ट किया आपने, टेस्ट रन से गुजारा है, तो उसमें अगर आपने कुछ सैंपल्स बनाए, वो सैंपल्स बनाने की कॉस्ट और उन सैंपल्स को बेच के आने वाली प्रोसीड्स, इसको अलग कर दो। यानी यूँ समझ लो प्रोडक्शन अलग कर दिया आपने, उसकी प्रोडक्शन को अलग कर दो, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट, टेस्ट रन की प्रोडक्शन की कॉस्ट, और अगर उसको बेचा है तो उसकी सेल प्रोसीड्स, ये P&L में लेके जानी है। नेट कर देना, नेट कर दो, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इनकम अलग सेल में ले जाओ, वो इस तरह से कर लो जैसे ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप P&L के अंदर ले जाना, ठीक है ना, लेकिन एसेट के अंदर नहीं हिट करना। अच्छा जी, वेजेस का अकाउंट डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये एंट्री आपकी रोड बुलडोजर से रिलेटेड नहीं है। उसने रिक्वायरमेंट में कहा था रोड बुलडोजर वाली एंट्रीज करो, लेकिन ये बीच वाली एंट्री इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। 80% ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर वर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड्स। अब ये 3 लाख का 80% कितना बनता है? ये 3 लाख का 80%, 300 का 80%, जाहिर है 240 बन गया ना, तो गलत बता रहे थे सर जी। 240 जो है
ये 240 की कॉस्ट, अगर आप रोड्स बना रहे हैं तो रोड्स आपकी लेट्स से इन्वेंट्री है, मतलब वो बेचेंगे आप, रोड बनाकर अगर बेचेंगे, ज़ाहिर पैसे लेते हैं ना गवर्नमेंट से, या IFRS 15 के अंदर जाके आप पढ़ेंगे जो कॉस्ट आप इनकर कर रहे होते हैं और फिर उनको बेच कर रेवेन्यू ले रहे होते हैं, तो वो उसकी अकाउंटिंग अपनी। बहरहाल मैं यूँ कह देता हूँ कि रोड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, रोड कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट और वेजेस क्रेडिट कितने से, 240 से। मैं वो एंट्री तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको अपने वाली एंट्री करवा रहा हूँ कि 20% इन वेजेस में से किस पे लगा, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ रोड बुलडोजर डेबिट, और अब वेजेस का अकाउंट क्रेडिट कर। ये भी कर सकते थे आप डायरेक्टली कि आप CWIP रोड बुलडोजर डेबिट करके और 60 रुपये से ही कैश या पेएबल क्रेडिट कर लेते। ये एक आसान एंट्री है, अगर ये कहो तो ये कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। ये काम है 300 से क्रेडिट कर दिया ना पूरा कैश, और वेजेस इकट्ठी कर ली कि जी ये वेजेस हैं। अब इन वेजेस में से 80% वेजेस रोडों पे लग गई और 20% इस पे लग गई। तो वेजेस के अकाउंट को जो भरा हुआ है हमने, वेजेस का अकाउंट जो हमने भरा है 300 से, इसमें से 240 निकल कर चला जाना है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रोड्स में, ठीक है, और बाकी 60 जो है ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो हमारा काम है ना, ठीक है। और ये हम ज़रा बना रहे थे ऐसे। अब ये रोड्स का CWIP भी बनता रहेगा और फिर रोड बनाकर बेचेंगे लेट से हम, तो उसका रेवेन्यू बुक करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगी। छोड़ें इसको फिलहाल, ठीक है ना, सही है। और अगर अल्टरनेटिवली आप चलना चाहें तो आप डायरेक्ट ये एंट्री कर सकते थे, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट 60 रुपये से, ये भी आसान है, ये भी ठीक होती, ठीक है जी। ये 300 का 20%, ठीक है जी। भाई समझ आई है कि अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहानी ख़त्म, डन। ये अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया था, यकम सब हो गया ना, 1 अक्टूबर को अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया था, उन्होंने 1 नवंबर से यूज़ किया ना भाई ना। 1 अक्टूबर को ही हम, एक्स कौन सा है 2, 1 अक्टूबर को ही हम इसको PPE बनाएं, तो PPE जिसका नाम होगा एसेट का रोड बुलडोज़र डेबिट और CWIP ऑफ रोड बुलडोज़र क्रेडिट। अब इसमें कितना कुछ डेबिट हो चुका है, ये 100, 40, 20, इसलिए मैं कह रहा था कि ये ब्लू एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी, तो ये एंट्री मैक्सिमम परेशान कर रही हूँ, तो इसकी एंट्री कर सकते थे CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, जो वेजेस पे की सीधी भी कर सकते थे। ओके, ये समझ आ रही है, तो जैसे दिल करे वैसे करो जी। 100 + 40 + 20 + 60, 100 + 40 + 20 + 60 जी 220, ਤੁਹਾਡੀ टेपा लगियां ने। और अब इस 220 को आपने 31 दिसंबर X2 पर डेप्रीशिएट करना है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ रोड बुलडोज़र क्रेडिट। कितना है जी एसेट अब 220 का, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है जी, गिवन है बिल्कुल, 7000 रेजिडुअल वैल्यू है और लाइफ इसकी 5 साल है, तो डिवाइड बाय 5 और -7, 7000 सही है ना, ये 220,000 है ना, ये 7000, ठीक है जी। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, बताओ 11। अगर आप नोट के अंदर, आपके PPE के नोट में यही सवाल आ जाए, मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, इसको थोड़ा सा इसके लिए यूज़ करते हैं, समझे। ऊपर क्या लिखा हुआ है, रोड बुलडोज़र, ये क्या है, ये रोड बुलडोज़र, ठीक है। तो ओपनिंग में कोई नहीं था, एडिशन हुआ है 220 का, CWIP से आया, ठीक है, और ये 220 ऐसे नज़र आ रहा होगा, कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, और डेप्शन आई है 11 रुपये, और ये 11 आ रही होगी, और आपके नोट के अंदर ये 200, ये क्या है रोड, ये मैंने ज़रा वैसे जुगाड़ लगा ली, बना हुआ था, ठीक है। यानी आपको सवाल के अंदर इस एडजस्टमेंट क्यों करवाया जा रहा है, PPE का नोट आ जाए और उसमें एक एसेट ऐसे वो खुद बना ले, तो खुद बना लेगा तो वेरी सिंपल, एंट्रीज मांगे ना तो पागल नहीं कि एंट्रीज करेंगे, छोटी सी वर्किंग करेंगे, जिस वर्किंग के अंदर वो इस तरह से आप जो है वो चीज़ें ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4। अच्छा, और इसी के अंदर फिर वो जैसे बिल्डिंग में कर सकता था, इसके अंदर जो है वो अपना बोरिंग कॉस्ट को भी मिक्स कर सकता है, कि आप 5-6 महीने के अंदर जो है वो इस एसेट को बना रहे हैं, तो 5-6 महीने के अंदर इस एसेट को बनाएं और लोन ले लें, तो
इंटरेस्ट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो एक एंट्री और पड़ जानी थी, CWIP रोड बुलडोजर डेबिट और ये कैश वगैरह जो पेएबल इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना आती है ना, हो सकता था, तो ये एडिशन की फिगर वर्किंग में कर लेनी थी, एंट्रीज की ज़रूरत तो नहीं, एंट्रीज मांगे तो करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन ये इस सवाल का हिस्सा नहीं है, माजरत ये ना बात ये कह रहे उत्ते बिल्डिंग लिखा है थले रोड बुलडोजर आ रहे हैं, मैं तो वैसे ही बस ये यूज़ कर ली, तो फॉर्मेट सिर्फ मैंने बनाया है, लेट आने वाले परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कितना कुछ पढ़ गए भाई। ये एंट्रीज ऐसे नहीं हुई हुई तो तस्वीर ले लें, सोल्यूशन में हुई हुई हैं तो जान दो, डिफरेंट है नीचे देखो ज़रा, CWIP का जिक्र नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, डायरेक्ट ही रोड बुलडोजर बन रहा है। बाकी सही है, सिर्फ CWIP का चक्कर नहीं है ना, क्या ख्याल है? चलो गुड है, वही तस्वीर ले लो फिर। मेजर इंस्पेक्शन इससे अगले सफ़े पे, अच्छा जी, मेजर इंस्पेक्शन या इसको ओवरऑलिंग भी कहते हैं, ये क्या होती है? जैसे हवाई जहाज़ है, जहाज़ नहीं हवाई जहाज़, जहाज़ तो हाँ मैं हूँ हाँ ठीक है नहीं मतलब आप ये कह रहे थे कि मैं ये कहूँगा कि आप हो, नहीं आप तो एरोप्लेन, तो शाहीन हो, शाहीन जहाज़ थोड़े कहना है आपको। अच्छा विच दिल दे विच यही कह रहा हूँ ना, लेकिन मुँह तो नहीं ना कह सकता बंदा। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, ये जो हवाई जहाज़ है मिसाल के तौर पे, अब आपको पता है ये कई कीमती जानें लेकर उड़ रहा है अपने साथ, ठीक है। तो इसकी लोगों की हिफाजत के लिए जो ये एविएशन वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, हर मुल्क के अंदर उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं, और उनमें एक रूल ये भी होता है नॉर्मली, मिसाल के तौर पे हर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपने सारा हवाई जहाज़ पूरे का पूरा खोलना है, खोल के एक एक पुर्जा उसका अलग करना है, उसको पानी पूनी मारना है, तेल दूल मारना है, उसको चेक करना है बेसिकली, और फिर दोबारा वापस जोड़ देना है। एक हैवी कॉस्ट इस पर इनकर होती है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये रिस्की है अगर ये ऐसे ही उड़ते रहें, ठीक है। वैसे FAR 2 में जाके आप देखेंगे कि इस जब हुकूमत ये कहती है तो ये करना होता है, और अगर नहीं करेंगे तो जुर्माना पड़ता है, और फिर वो IS-37 में प्रोविजन बना रहे होते हैं उसकी। खैर चलें छोड़ें, बात और तरफ निकल जाएगी, फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ ओवरऑलिंग करानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब ओवरऑलिंग जो है वो हवाई जहाज़ की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, मतलब कह सकते हैं कि वो हवाई जहाज़ की कॉस्ट है, मतलब उसका एक हिस्सा है, एक बड़ी कॉस्ट, एक हैवी कॉस्ट इनकर होती है, मेजर इंस्पेक्शन इसको कहते हैं, मतलब उसको भी कैपिटलाइज ही करते हैं, क्योंकि अगले 3 साल हवाई जहाज़ ने या 2 साल 3 साल उड़ना है, तो इस कॉस्ट को इनकर करने के बाद ही उड़ना है, वरना तो हुकूमत उड़ने ही नहीं देगी उसको। अब क्वेश्चन ये है, क्या हवाई जहाज़ की जो लाइफ है वो 2 साल ही होगी या 3 साल ही होगी? उसकी तो लाइफ होगी 20 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल। तो फिर क्या करें इस ओवरऑलिंग का? तो जैसे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा आगे ही, यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे ना एक एग्जांपल हमने देखी थी, वो भी हवाई जहाज़ ही था बेसिकली। कहाँ गई ये जहाज़? चेक करो उधर, ओए होए जहाज़ बनाया था ये, यहाँ से वो जो आपको जो है वो मैंने गेम डाली थी और फिर स्पटनिक आपके गले डाल दिया था, याद है स्पटनिक सी लिमिटेड? वो अलग बात है, फिर करवाया था, पहले उसका फॉर्मेट बना के आपके गले डाल दिया था, फिर उसके बाद हमने उसको किया था शायद छोटी ईद वाली छुट्टियों के अंदर, तो ये काम किया था हमने। खैर चले, जो भी है, पढ़ाया ये था कि ये हवाई जहाज़ है, इसकी इंजन की लाइफ 5 साल है, बॉडी 25 साल है, सीटें 15 साल है, तो क्या ट्रीटमेंट किया था? हमने कहा था कोई मसला नहीं, इंजन 5 साल पे डेप्सिट करी जाओ, बॉडी 25 साल पे, सीटें 15 साल पे। बीच में अब एक चीज़ ओवरऑलिंग भी घुस आई, वो इसी की होनी है। अब ओवरऑलिंग हर 2 साल बाद करनी है, और बड़ी ही मेजर कॉस्ट उसके ऊपर लगती है, काफ़ी हैवी कॉस्ट होती है। अब अगर वो ना कराएं तो ये हवाई जहाज़ उड़ नहीं सकता। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये 16 कहता है कि इस मेजर इंस्पेक्शन को एसेट की तरह से कैपिटलाइज करो, लेकिन इसकी लाइफ कितनी है? 2 साल या 3 साल, जितने साल बाद दोबारा करवानी है, इसको उतने अरसे के ऊपर आप डेप्रिशिएट कर लो। जब इसकी ओवरऑलिंग का वो लाइफ ख़त्म हो जाए, नई ओवरऑलिंग करवानी हो, तो अगले वाले को क्रेडिट कर दो, बिकती तो है नहीं वो, अभी करके दिखाता हूँ, और नए वाले को डेबिट कर लो। ये एग्जाम्पल समझ आएगी ज़्यादा बेहतर, तो एग्जाम्पल पे आए ना ज़रा, पेज नंबर 120। मेजर इंस्पेक्शन परफॉर्म्ड, न्यू लॉ was
पास्ड, आसान अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑन यकम सितंबर x1 वेयर बाय ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, अच्छा बसों तो गल आ गई, आई रिक्वायर टू अंडरगो रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन एवरी 2 ईयर्स। ये जब से जो है ना ये सॉल्ट रेंज में एक्सीडेंट्स ज़्यादा शुरू हुए ना, तो एक लॉ पास कर दिया गया अब कि, मैं मिसाल ले रहा हूँ, पता नहीं अभी पता यहाँ कब करेंगे, तो एक लॉ पास हो गया है कि मैंडेटरी मेजर इतने वो भी पैसे उसे दे के बढ़ जानी है, अल्लाह माफ़ करे, खैर चलें। तो हर 2 साल बाद हर बस ने मेजर इंस्पेक्शन जो है वो करवानी, बड़ी मेजर इंस्पेक्शन होती है, सारी बस खोल के देखेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे और वापस जोड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है अच्छा खासा खर्चा आना है, मिसाल के तौर पे जो है वो 5 लाख रुपए इस पर खर्चा आता है, ठीक है, 5 लाख रुपए मेजर इंस्पेक्शन पे खर्चा है। अब वो करोड़ों की गाड़ी है और मतलब बेशकीमत नहीं बल्कि कीमत ही नहीं हो सकती जो जाने लेकर चलती है, तो 5 लाख हर 2 साल बाद या 10 लाख हर 2 साल बाद मेजर इंस्पेक्शन पे लगता है, तो लगना चाहिए, वो रोड पे चल रहे हैं तो लगाएं सेफ्टी के लिए, बाकी अल्लाह दे कम ने, लेकिन अपनी तरफ से तो चीज़ें पूरी रखें। तो हर 2 साल बाद लेट्स से जो है वो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कोई एक कॉस्ट जो है वो हर बस ने इनकर करनी है, अब हर 2 साल बाद करनी है, ठीक है ना। तो लॉ कब पास हुआ है जी? 1 सितंबर को। वरूम लिमिटेड न्याजी एक्सप्रेस ओन्स अ बस दैट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 80,000, आगे आप 80 मिलियन करें, 8 मिलियन करें, आपकी मर्जी, ठीक है, ऑन 1 जनवरी x1। इस साल के पहले दिन इनकी बुक वैल्यू, ये क्या है जी, बुक वैल्यू इनकी बस की है 80,000 और मेजर इंस्पेक्शन इस बस की, मेजर इंस्पेक्शन ऑफ दिस बस वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर x1। लॉ पास हुआ, अगले महीने ने इंस्पेक्शन करवा ली एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000। अब बस अलग चल रही है और ये इंस्पेक्शन अलग हो गई। द नेक्स्ट इंस्पेक्शन इज ड्यू ऑन 1 अक्टूबर x3, जाहिर सी बात है 2 साल बाद अगली इंस्पेक्शन करवानी है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ दिस फ्यूचर इंस्पेक्शन इज 30,000। अब इसको भी आज ही ऐड कर लें, नहीं, ये भी FAR 2 में जाके पढ़ेंगे, बारीक बात है, लेकिन ये इसको कहते हैं आज खड़े हो गए इस 30,000 को नहीं आपने बुक करना, हाँ जो हो गया उसको तो कर लेना, ठीक है। अच्छा चलें, दिस बस इज डेप्रीशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन वैसेस टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, चलो शुक्र है रिमेनिंग बताया उसने, तो बुक वैल्यू गिवन थी और रिमेनिंग लाइफ गिवन थी, तो 1 जनवरी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी x1, तो इसकी तो हमें लाइफ मिल गई 8 साल, तो 80,000 को तो 10 साल, 80,000 को तो 10 साल पे आपने डेप्रीशिएट कर लेना है, ठीक है, लेकिन ये 20,000 की कॉस्ट का क्या करें, ये 2 साल के लिए है, 2 साल फ़ायदा देगी, तो 2 साल के लिए इसको समझें एसेट बना लें, ठीक है, उसके बाद इसको एक्सपेंस आउट करते जाएंगे। जनरल एंट्रीज करनी है जी फॉर द ईयर 31 दिसंबर x1, x2 एंड x3, 3 साल की एंट्रीज करनी है, यही कर लें, मोह मिटा ना दें, तो लिखा रही है भी, नहीं यही जगह बची हुई आज हमारे पास, चलो इधर कर लेते हैं जी। ये कौन सी एग्जाम्पल है जी, अब नाम कोई नहीं है इसका भी, एग्जाम्पल देखो जी, मुनकर नकीर PPE के नोट के जी, एग्जाम्पल है मेजर इंस्पेक्शन, इसको ओवरऑलिंग भी कहते हैं, जो लिखा हुआ है दूसरा नाम लिख लो, मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग, ठीक है। पेज नंबर पेज 120 IS 16 का ये चैप्टर चल रहा है हमारा। अच्छा, अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ है जी, 1 अक्टूबर को क्या हुआ है बोल दोगे, 1 अक्टूबर ही हुई है ना इंस्पेक्शन, 1 अक्टूबर x1 पर इंस्पेक्शन हुई, बस की कॉस्ट में ऐड करना है ऐड कर लें, अलग से इसको एसिड बनाना है बना लें, अकाउंटिंग जो करनी है मेरे ख्याल में तो बस की कॉस्ट में ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बस डेबिट, बस इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो है वो बस में ऐड कर दी, बस क्योंकि बस कैपिटलाइज होनी चाहिए ना, मेजर इंस्पेक्शन को कैपिटलाइज कर रहे हैं तो अलग से एसिड बनाने की बजाय आप बस को ही डेबिट कर दें, ठीक है। तो बस में इंस्पेक्शन कॉस्ट आपने डेबिट कर दी और कैश क्रेडिट हो गया आपका 20। उसके बाद अब आया जनाब 31 दिसंबर x1, अब आपकी बस ने डेप्रीशिएट होना है नहीं होना, बस ने डेप्रीशिएट होना है जी, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है पूरी बस का निकाल लेंगे हम, वो निकाल लेंगे हम बैलेंसिंग,
मतलब मैं डायरेक्ट एंट्री करवा रहा हूँ, आप वर्किंग करके ले आए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम एक्यूमुलेशन को अलग अलग रखें, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बस की और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बस की इंस्पेक्शन की, ये अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब बस के बारे में उसने क्या कहा था जी, 80,000 उसकी कॉस्ट है, 80,000 बुक वैल्यू है यकम जनवरी पे, और यकम जनवरी पे उसने रिमेनिंग लाइफ बताई थी। और कितना अरसा डेप्रीशिएट करना है इसको, पूरा साल कितना 8 बन गया। और इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी इनकर किया आपने, ये कितना अरसा फायदा देगी। लेकिन अभी इस 2 साल में से इस साल में कितने महीने गुजरे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी आंसर 2.5। अब बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन गया कितना, तो ये पीएनएल के अंदर तो बस की डेप्रिसिएशन 10.5 ही जानी है, लेकिन हमने अक्यूमुलेशन को अलग से रिकॉर्ड इसका मेंटेन कर लिया, क्योंकि अभी कल को ये इंस्पेक्शन ख़त्म होना है तो इसको वापस भी करना है ना, तो इकट्ठा हुआ पड़ेगा, ज़रा ईजी रहेगा, ठीक है। लें जी, उसके बाद अगला साल आएगा, अगले साल में दोबारा कोई इंस्पेक्शन नहीं होनी, तो 31 दिसंबर X2 पर आपकी डेप्रिसिएशन फिर कैलकुलेट होगी, फिर बैलेंसिंग निकाल लेंगे, इसको टोटल आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं आप, वर्किंग में करके ले आए इसको, मैंने ज़रा कहा चलो ज़रा जान छोड़ो। एक्यूमुलेशन बस की 80/10 ही चलनी है 8, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इंस्पेक्शन की ये 20/2 होनी है, और इस साल ये पूरा साल है 10, 2 भाई 2 डिवाइड किया 2 से, ठीक है। तो कितना आ गया 18। उसके बाद जनाब 31 दिसंबर X2 नहीं आया, उससे पहले कुछ और आ गया। किस दिन तक इंस्पेक्शन की लाइफ चल रही थी, तो 30 सितंबर X2 पर, यकम अक्टूबर X1 से 30 सितंबर X2 सॉरी, और फिर 30 सितंबर X3, 2 साल पूरे हो गए जी, बोलो। ये फॉर द ईयर X1 एंट्रीज हैं, ये X2 की सिर्फ एक ही एंट्री है, X3 के अंदर ये जनाब 9वें महीने के आखिरी दिन इंस्पेक्शन ख़त्म, तो इसको डेप्रीशिएट करो 9 महीनों के लिए, सिर्फ इसी अकेली को। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस किसकी जी, अब तो सिर्फ एक ही होना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि बस को तो साल के एंड पे करेंगे एक ही बार डेप्रीशिएट। अब इधर देखो 20/2 कितने महीने, तो 9/12 कर दो जी। अब पूरा हो गया जनाब इसका खाता, ये ले जाओ, अभी भी बैलेंसिंग ही लिख दो आपको, कि हर दफ़ा हमने लिखना है तो लिखो। अब कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हो चुकी है इंस्पेक्शन की, 2.5, 12.5 और पूरा 20, यानी ये फुल्ली डेप्रिशिएट। इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती, कोई सेल प्रोसीड्स नहीं होती, ठीक है। ये बस इंस्पेक्शन कराई थी, बस ये 2 साल इसने चलने के लिए इजाज़त ले ली इसकी, हमने परमिट बन गया, और 2 साल में इस कॉस्ट ने हमें फ़ायदा दे दिया। मसला ये है सिर्फ कि ये कॉस्ट ऐसी नहीं है कि इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंस कह के पीएनएल में फेंक दें, इसने अगले 2 साल फ़ायदा देना है, तो 2 साल के ऊपर इसको डेप्सिट करें। 2 साल तक किराया जो आना है इस बस से सवारियों का, तो वो इसी वजह से है कि इसको इंस्पेक्शन करवा के रोड पे हम लेके आ सकें, क्योंकि लॉ कहता है कि इसके बगैर नहीं आ सकते, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, अब इस दिन खड़े होकर आपने एक और एंट्री पास करनी है, और वो एंट्री क्या होगी, इस इंस्पेक्शन को डी रिकग्नाइज करें। जैसे कोई पार्ट फुली डेप्रिशिएट हो जाए तो उसको डी रिकग्नाइज करके नया रिकग्नाइज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें को पार्ट है। तो इसको क्या करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इंस्पेक्शन की, ये आप कर देंगे डेबिट, कितने से, 20 पूरे से। और ये जो आपने डेबिट किया था बस की कॉस्ट को, किससे, इंस्पेक्शन कॉस्ट से, बस की कॉस्ट में ऐड की थी ना, ये आपने क्रेडिट कर देना। अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब यकम अक्टूबर को मैं अच्छा माजरत बीच में ये घुसा हुआ है, माजरत, ठीक है। यकम अक्टूबर X3 को अब नई इंस्पेक्शन करवाएंगे, तो एंट्री फिर वही, बस की इंस्पेक्शन कॉस्ट बस की कॉस्ट में ऐड कर दें, लेकिन अब कितना है, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई है जी, तो अब अगली इंस्पेक्शन जितने में होनी है उतनी ही कॉस्ट है, ठीक है। और कैश या पेएबल क्रेडिट। अब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर X3,
तो अब आपकी बस की कॉस्ट में ये 30 आ चुका है। कोई नहीं, आप अपनी तरतीब पे चलें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और इसको बैलेंसिंग निकाल लेना एंड पर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले किसकी निकाल लें जी? बस की। वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। 80 था, 80/10 जी 8, और नई इंस्पेक्शन आ गई अब जी 30, और अब इसकी लाइफ भी कितनी है? वही 2 साल, लेकिन इस साल में 3 महीने फ़ायदा दिया जी 3.75, और ये बन गया एंड सो ऑन, जब तक बस चलती रहे, इंस्पेक्शन करवाते रहो। माजरत जी ज़रा ऐसे हो गया, तो पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी एक ही दिन, जिस दिन ये पूरा ख़त्म हुई, यानी फुली डेप्सिट होगी कॉस्ट, पूरा फ़ायदा दे दिया, तो उसको डी रिकग्नाइज कर दिया, बस सिंपल। और फिर नई वाली कॉस्ट इनकर की और उसको रिकग्नाइज कर लिया, और फिर अब उसको डेप्सिट करें एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा ऐसे। ओके, पेज 168 पे आ जाएं जी। बल्कि नहीं, पेज 168 पे ना आए, असल में ना वो मिक्सचर चलता रहे तो अच्छा होता है। पेज 139 पे आए। एक न्यूमेरिकल, 2-3 थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एक न्यूमेरिकल 2-3 थ्योरी। एक न्यूमेरिकल तभी आप काबू में आएंगे, वरना थोड़ी देर बाद आपको वश आने लग जाते हैं। तो मैंने सारे न्यूमेरिकल इकट्ठे कर दिए ना, तो फिर एंड पे न्यूमेरिकल सारे इकट्ठे भी हो जाए तो खैर है, सारी थ्योरी इकट्ठी कर दूँगा, फिर आपने कहना बस सर हो गया, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएंगे। भाई किसी को कह दें अगर को मारकर ताज़ा दम कर दें, तो ये तो बस ऐसी कल वाले रिटायर हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे हमें भाई हुआ क्या था वैसे, बाय द वे, मतलब मुझे आपने बताना है जब 1 घंटा 5 मिनट की हो, ठीक है ना, 3 बना लेंगे ना, 4 भी हो सकती हैं, काम करना है पूरा जी। कौन सा पेज लिखा हुआ है जी? पेज नंबर 1, ये देखें जी, ये पेंडिंग था। ये भी उस वक्त पेंडिंग इसीलिए था क्योंकि हमने SOCIE नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये उस वक्त का लिखा हुआ है, मैंने कहा अब पढ़ाता जाऊँ तो मिटाता जाऊँ ना, लेकिन सिर्फ पेंडिंग नहीं देखे मैंने तो पढ़ा है, इत्तेफाक से निकले ही वही पेंडिंग थे, बाकी कुछ चीज़ें और भी आ गई हैं, वो ऐड हो गई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी रिवैल्यूएशन इंक्रीज या डिक्रीज का? इनिशियली पहली बार अगर सरप्लस आया है यानी इंक्रीज आया है तो उसको OCI में इंक्लूड करो, और अगर डिक्रीज आया तो पहली बार ही है तो उसको P&L में। ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ है आपने, असल में तो मैं सिर्फ आपको ये लाइन पढ़ाने आया हूँ, लेकिन चलो खैर पूरा ही देख लें। अब सब्सीक्वेंट यानी उसके बाद पहली रिवैल्यूएशन नहीं दूसरी रिवैल्यूएशन है, तो क्या करो, इंक्रीज के केस में देखो कि प्रीवियसली कोई P&L में लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, तो अगर पड़ा हुआ तो पहले उसको रिवर्स करते थे और फिर OCI में, तो यही लिखा हुआ है, इंक्लूड इन OCI एंड इंक्रीज रिवन सरप्लस अनलेस इट रिवर्सेस अ रिवैल्यूएशन डिक्रीज ऑफ द सेम एसेट प्रीवियसली रिकॉर्डेड। 139। और डिक्रीज आया है, पहली बार नहीं आया, पहले रिवैल्यूएशन हो चुकी थी, तो डिक्रीज ने P&L में जाना था, लेकिन अगर पहले कुछ सरप्लस पड़ा होता तो उसको खाता था फिर आगे जाता था। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, डेबिटेड टू P&L अनलेस एनी क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। लेकिन ये तो आपको पता था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated depreciation account at time of revaluation, it is eliminated against gross carrying amount of assets and net amount is restated to the assets revalued amount। अब ये ना ICAP ने लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, और कहीं पे ICAP ने ग्रॉस का जिक्र नहीं किया। जो 3 सवाल मैं लिख के लाया हूँ ना, वो एंड वाले, उनमें से एक कटवाना इसलिए लिखा हुआ है और 2 करवाने हैं, वो इसलिए लिखे हुए हैं, ठीक है ना, करना काम काफ़ी है। अभी क्या लिखा हुआ है इसने? इट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या है जी एट टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन? इट इज एलिमिनेटेड अगेंस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट करते हैं ना ट्रांसफ़र की एंट्री, तो बोलो, एंड नेट अमाउंट इज रीस्टेटेड टू एसेट्स रीवैल्यूड अमाउंट। और फिर अगली एंट्री हम करते हैं एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ ठीक है, इन OCI करते हैं और फिर अल्टीमेटली वो जाता इक्विटी के अंदर है, ठीक है ना।
तो इसने सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बताया हुआ है, एक और ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड में मौजूद है। उस डेफिनेशन मेथड को कहते हैं ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। इसको क्या कहते हैं जी? इसको नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट रिप्लेसमेंट मेथड। नेट रिप्लेसमेंट मेथड कह लें या एलिमिनेशन मेथड कह लें, ठीक है बच्चों। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर एक ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑप्शन। एक और ऑप्शन भी है, उसको कहते हैं ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। उसमें आप ट्रांसफर की एंट्री नहीं करते, एसेट को भी बढ़ा लेते हैं, एक्यूमुलेशन को भी बढ़ा लेते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं कि उनका नेट जो है वो इंक्रीज्ड अमाउंट जो है वो रिवैल्यूएशन अमाउंट के बराबर है। लेकिन वो ICAP ने अपनी किताब में रखा नहीं हुआ, मैंने एग्जाम्पल में रखा हुआ है, ठीक है। ये पहले IAS 16 जो है उसके अंदर चूंकि उसने क्लियर नहीं लिखा होता था, तो हम ये छोटा सा सवाल आज तक कभी आया भी नहीं है, वैसे कभी भी नहीं आया तारीख में, लेकिन कम से कम किताब में लिखा हो तो बंदा उसके ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकते हुए ट्रीटमेंट मैंने असल में मैंने ये लाइन पढ़ानी है, इंपॉर्टेंट है वैसे तो यार आपको पता है, लेकिन फिर भी पढ़नी है। इसको यहाँ पे रोक के ज़रा यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। वो जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्कुल एंड वाले क्वेश्चंस पे तशरीफ लाएं। 3 क्वेश्चन हैं, 3 जो हमने छोड़े हुए थे। ये क्वेश्चन मैं अभी इसके बाद करवाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी खामखा करवाना है, हालांकि इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, लेकिन करवा दूंगा कि चलो ज़रा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। लेकिन आप इसको, क्योंकि इसमें जो नेट रिप्लेसमेंट मेथड है ना, एलिमिनेशन वाला मेथड, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी। असल में तो इसको रखा इसलिए गया था कि ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड आपको समझाया जाए, लेकिन ये अब मैं नहीं करवाता होता बच्चों को, इस वजह से कि ICAP ने अपनी किताब में जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ICAP की किताब का ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। तो इसको आप सब अपनी किताबों में ऐसे करके काटा और वाटा कर दें, पढ़ा रहे। ICAP का पता नहीं लगता, एग्जाम्पल तो नहीं ज़ाया करेंगे, कभी चेंज कर दे, वो ले आए कभी, ठीक है। तो वापस आए आप जिस सफ़े पे थे, 73 क्रॉस हो गया। किस सफ़े पे थे? 130 था, बड़ा दूर है यार। ये भी ना वैसे कश खाने लग गया आजकल। अच्छा जी, अब जो दूसरा मेथड है वो है कौन सा? वैसे नाम का तो पता होना चाहिए, वो है जी ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। ये ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड जो है, इसमें हम रीस्टेट करते हैं प्रोपोर्शनेटली। सारा कुछ ही बता रहा हूँ, करवा क्यों नहीं रहा, इतनी देर में तो सवाल हो जाना था। बस वैसे ही दिल में नहीं आ रही कि ये करवाऊँ, टाइम ज़ाया करना होगा आपका, क्योंकि आप ऐसे ही खामखा कंफ्यूज होंगे। ये भी कोई चीज़ है, रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली। ठीक है जी। असगर भाई आप आ गए हैं माशाल्लाह, हैं, बड़ा मुंह छुपा के जा रहे हैं आप, क्यों? अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस क्या है जी? ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस है ट्रांसफर सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग आइदर ऑन डिस्पोजल और ऑन ईयरली बेसिस। ये असल बात है। वैसे तो ICAP ने इस दफ़ा टेस्ट कर लिया था, ये पॉइंट बच्चों को बताया जाता है, यहीं से पढ़ाया जाता है ना हर दफ़ा। तो इस दफ़ा वो जो थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें से मैंने जो क्वेश्चन एक जो है वो आपके टेस्ट में 3 पार्ट्स एक दफ़ा डाले थे और एक पार्ट एक दफ़ा डाल दिया था, तो वो मैं लेके आया हूँ जो सवाल डिस्कस करना है आपसे। तो ICAP ने यही टेस्ट कर लिया। बच्चे ये समझते हैं कि शायद इसके अंदर एक ही ट्रीटमेंट है, डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसकी रियली ट्रांसफ़र लाजमी है, और सिर्फ लैंड ऐसा है जिसको ईयरली ट्रांसफ़र नहीं करना बल्कि एक ही बार डिस्पोजल पे करना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। स्टैंडर्ड ये ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो ईयरली बेस पर ट्रांसफ़र करो, चाहो तो डिस्पोजल पे, ये ऑप्शन स्टैंडर्ड देता है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। इसीलिए सवाल, हर सवाल पास पेपर का आपको लाजमी ये बात क्लियरली लिख कर बताता है कि फ़लाँ कंपनी जो भी बात कर रहे हो, ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, बताना पड़ता है उसको। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट क्या है? वही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो ये अगर नहीं बताए, अगर सवाल में ना लिखे कि रीवैल्यूएशन मॉडल नेट रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं, ये भी बताना पड़ता है उसको, क्योंकि 2 मेथड्स हैं, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि दूसरा उसने किताब में रखा ही नहीं हो। तो एक ही है जो आपकी ज़िंदगी में। और अगली बात भी वो लाजमी बताता है, यूँ लिखा होता है हर सवाल के अंदर कि कंपनी यूजेज
नेट रिप्लेसमेंट मेथड फॉर रीवैल्यूएशन एंड ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। हर सवाल में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। और अगर वो ये ना लिखे कि नेट रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है, तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं, आपको कोई रोक सकता है, लेकिन आप पागल नहीं, वो नहीं लगाएंगे। और ऐसे ही, क्योंकि जो पक्का है वही लगाएंगे ना दूसरा। और अगर वो ना लिखे कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ट्रांसफर होती है रिटेन्ड अर्निंग्स में सरप्लस से, तो आप ना करें, आप ट्रांसफ़र की एंट्री ना करें। तो ये भी वो नहीं चाहेगा, उसने तो एंट्री करवानी होती है, इसलिए लाजमी वो ये बातें लिख कर बताता है। बट ये है ऑप्शन, ट्रांसफ़र सरप्लस की रिटेन्ड अर्निंग में ईयरली बेसिस पे करो। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट क्या है? इंक्रीमेंटल डिडक्शन के बराबर, आम हालात वाली डिडक्शन और रिवैल्यूएशन के बाद वाली डिडक्शन का फ़र्क। ये आप हर साल ट्रांसफ़र करो, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप पड़ा रहने दो सरप्लस को, और एक ही बार डिस्पोजल के वक्त जब एक्चुअल डिस्पोज करो तो जो सरप्लस पड़ा उठा कर रिटेन्ड अर्निंग में पाएंगे। ये दोनों कर सकते हो आप, लेकिन सवाल आपसे ईयरली ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग आइदर ऑन डिस्पोजल और ऑन ईयरली बेसिस, इट विल बी डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट। अच्छा, वही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। अल्टरनेटिवली द अमाउंट में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग बैलेंस इन। अच्छा, ये वो तरतीब बताई हुई है उन्होंने, ठीक है। जैसे हम करते थे कि आप क्या करें, इंक्रीमेंटल डेप्शन कैसे निकाल सकते हैं, आम हालात वाली डेप्शन और रीवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्शन को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लें। दूसरा तरीका क्या है जी इसका? दूसरा तरीका ये कि जो सरप्लस का बैलेंस पड़ा है उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें एसेट की स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, तो वो भी यही आंसर देगा, ठीक है। ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ट्रांसफर एनी रिमेनिंग रिवन सरप्लस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। दिस ट्रांसफर इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस। सारी बातें आपको पता है, ऐसे ही हर दफ़ा पढ़ाई जाती हैं। ऐसे ये पॉइंट लास्ट टाइम में पढ़ाया गया था बच्चों को, लिफ्ट नहीं कराते ना ऐसी बातों को, आखिरी क्लास में आया ना, बात की ना, छोटी छोटी बातें रही हुई होती हैं, वो एंड पे आ रही होती हैं। 2 नंबर मेरे ख्याल में इसमें से 2 नंबर या 3 नंबर का पार्ट वो बन गया था। तो हर क्लास का हर मोमेंट आखिर टाइम तक बहुत कीमती होता है, ठीक है, कोई पता नहीं होता। लास्ट टाइम भी ऐसे ही शायद आखिरी 2-4 क्लासों के अंदर ही आया था। जिक्र तो होता रहता है क्लास के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ों पर स्ट्रेस डाला जाता है एंड पे आके, ठीक है। अच्छा जी, मैं तो कहता हूँ एडिशनल डिस्क्लोजर भी पढ़ ही लेते हैं जाते जाते, उसके बाद फिर चलो थोड़ा बोर हो रहे हैं आप, आ जाएं, इधर आ जाएं। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, क्या करूं, उधर तो मैंने जगह नहीं छोड़ी, इधर करवा दूं, लेकिन अब वो मिटाने वाला काम मैं खुद कर लूं, ये तो कुछ किसी को मैंने कहा ना मिटा दो तो कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज टू मच रिस्क। मुनकर नकीर को सिर्फ मिटाना है। अच्छा जी, आप ज़रा देखिए, सवाल पढ़ें फुली डेप्रिशिएटेड वाला, आपके इंट्रो का सवाल है, इंट्रो की किताब से मैंने तो उठाया था, पता नहीं अब आपने ये किया या नहीं किया, लेकिन मेरी इंट्रो की किताब में ये होता था। उठाया इंट्रो की किताब से है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर फिर स्पाइस भी ऐड कर दिया था मैंने, यहाँ पे डाला था, तो ताकि थोड़ा सा मैक्सिमम बातें हो सकें। आ गया, अभी आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। इसीलिए मैं थ्योरी के फ़ौरन बाद मुझे एहसास हो गया कि आप 2 लाइनें भी नहीं पढ़ानी। अगर एक आधा न्यूमेरिकल फेंकता हूँ आपकी तरफ, ना रो ना। जी बच्चों, आसिफ हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा। व्हीकल्स की कॉस्ट है 1 जनवरी 7 पे 6 लाख, एकोमोडेशन है 2.5 लाख। फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ अबव एसेट्स। एडिशनल डिस्क्लोजर में एक लाइन है, वैसे समझा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो सवाल करना ही है, इसीलिए मैं इधर भाग आया हूँ, एडा में चंगा मैं करके आना से कि चलो यहाँ से ज़रा पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर इजीली वो बात समझ आएगी, ठीक है। अब 6 लाख के जो एसेट्स हैं, टोटल जो कॉस्ट पड़ी है, ये 3 एसेट्स हैं, जिनमें से मतलब 3 वक्तों में परचेज, ज़रूरी नहीं होता कि ये एक ही एसेट खरीदा हो, यूँ भी हो सकता है कि काफ़ी सारे एसेट इस दिन आए, काफ़ी सारे इस दिन आए। बहरहाल कॉस्ट जो टोटल है उसका ब्रेकअप ये कि 1.5 लाख के एसेट्स खरीदे थे हमने 1 जुलाई 2 को, 2.5 लाख के खरीदे 1 जुलाई 5 पर, और 2 लाख के एसेट्स खरीदे हैं 1 जनवरी 6 पर। लाइफ सारे एसेट्स की कितनी है, और हम खड़े हुए हैं 31 दिसंबर 2007 वाले साल में फ़िलहाल, आगे ना देखें, ठीक है। अब जब ये भी आ जाए और ये भी आ जाए तो फ़ौरन एक चीज़ जहन में आती है, 1 जुलाई 2 को जो एसेट ख़रीदा था तो 31 दिसंबर 2 तक इसके 6 महीने लाइफ, आधा साल गुजर गया, 31 दिसंबर 3 तक, 4 तक,
5 तक, 6 तक, पिछले साल के आखिरी दिन या इस साल के पहले दिन तक ये अपनी 5 साल की लाइफ में से 4.5 साल की लाइफ गुजार चुका है। तो इसका मतलब ये अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो ये अपनी कॉस्ट में से सिर्फ, मतलब बताएं ना, वैसे कॉस्ट बनती 150/5 करके 6/12 करें ज़रा बाई द, नहीं 150, अच्छा 15,000। इसका मतलब ये है कि इसकी कॉस्ट में से 1,35,000 डेप्रीशिएट हो चुका हुआ है टिल 1 जनवरी 7, ऐसा ही है। अब बोलो, इतना तो ये डेप्रीशिएट हो चुका है, अब रिमेनिंग सिर्फ कितना रह गया, ये रिमेनिंग कॉस्ट है जो कि अभी डेप्रीशिएट होनी है, रिमेनिंग कॉस्ट टू बी। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है, अगर आपने इस चीज़ को मलहूज़े ख़ातिर ना रखा इस साल में, और आपने ये एसेट ओपनिंग में पढ़ा होगा, आपने इसको भी ओपनिंग में, क्योंकि डिस्पोज नहीं हुआ, आपकी आदत क्या है, जो एसेट डिस्पोज हो उसको ओपनिंग में से निकाल के अलग ले आओ। तो आपने अगर इसको ना निकाला वहाँ से जहाँ से पहले डिस्पोजल निकालते थे, तो वहीं ओपनिंग में पड़ा रह जाएगा। ओपनिंग में पड़ा रह जाएगा तो पूरा साल डेफिसिट हो जाएगा, जबकि इसको पूरा साल डेफिसिट करेंगे तो वो तो आता है 30,000 रुपये। 30,000 डेफिसिट करोगे तो ये तो नेगेटिव एसिड बन जाएगा। इसका तो शुरू में पहले दूसरे दिन मैंने बताया था, फुली डेफिसिट एसिड कहते हैं किसको हैं, कि जिसकी कॉस्ट अक्यूमुलेशन के बराबर हो जाए, जिसकी बुक वैल्यू 0 हो जाए। फिर मैंने साथ ही ये भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस एसिड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, किए जाएँ इस्तेमाल, लेकिन इसको मज़ीद डेप्रीशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा चलो अब ये सवाल कर लेते हैं, प्रॉपर सवाल कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम बनाएंगे जी, अकाउंट्स मांगे हुए हैं, क्या रिक्वायरमेंट क्या है देखो ज़रा, रेलेवेंट अकाउंट्स। मैं सिर्फ 2 ही बनाऊंगा जी, 2 ही रेलेवेंट होते हैं, क्योंकि डेप्शन एक्सपेंस तो एक्यूमुलेशन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, चलो, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एसेट अकाउंट के अंदर कॉस्ट पड़ी होती है आप, और अक्यूमुलेशन में इनकी अक्यूमुलेटेड अलग अलग आ रहे हैं तो अलग अलग ही होना है हमारे पास। अब 1 जनवरी 2007 है, बोलो 1 जनवरी 2007 है, नहीं बोलना। कितनी कॉस्ट पड़ी है जी, 600 की, 1000 में चाहे। और इस दिन अक्यूमुलेशन कितनी पड़ी है जी, 250। 1 जनवरी 2007 पे ब्रॉड डाउन 250। एडिशन मेड ड्यूरिंग ईयर एंडेड अमाउंटेड टू इतने एज ऑन, तो 1 मार्च को एडिशन भी आ गया जी। खैर से तो इसकी एंट्री क्या होती थी, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। बिल्कुल बचपन में चलेंगे, देखो ना बेसिक बिल्डिंग क्वेश्चन को, कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन में पढ़े थे, उस वक्त करवाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा रेलेवेंट नहीं है। अब आज बस एक एडिशनल डिस्क्लोजर पीछे MCQ मैंने आज पढ़ाना था, मैंने कहा चलो कभी सवाल में भी इस्तेमाल हो सकता है, डेप्रिसिएशन के अंदर कोई एक आधा नंबर ही सेव करा दे आपका, आ सकता है। FR 2 के अंदर मैंने 1-2 फाइनल अकाउंट के सवालों के अंदर देखा इसको, PPE के अंदर एक पॉइंट पड़ा हुआ था, तो उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, ज़बानी कलामी नहीं, करके देख लें ज़रा, क्विकली कर लें। तो 1 मार्च 2007 पर एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कितना जी, 90 का एसिड खरीद लिया। उसके बाद एक एसिड जो हमने ख़रीदा था 70,000 का ऑन 1 जनवरी 6, अच्छा इसमें इस डिस्पोज ऑफ ऑन 31 मार्च फॉर, अच्छा जी इनमें से ये 2 लाख के जो एसिड्स हमने 1 जनवरी 6 को ख़रीदे थे, इनमें से एक एसिड हमने 30,000 वाला बेच दिया। तो डिस्पोजल का अकाउंट बना लेता हूँ मैं, ठीक है, बना लेने में क्या हर्ज है। डिस्पोजल अकाउंट,
अच्छा जी, तो डिस्पोज करो एसेट को किस दिन जी, किस दिन बिका है जी? 31 मार्च 2007 पर। तो डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दो। कितनी कॉस्ट है जी? 70 की कॉस्ट वाला एसेट गया, हमसे तो गया। क्या हुआ, क्या खंग रहे हो? सर्दी लग रही है? चलो कुछ कर लेते हैं, नाश्ते के बगैर आए हो तो। जी एसेट अब कितने का बिका? तंग तंग सा हो गया काम। मैं सिर्फ 31 मार्च लिख रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब वॉज सोल्ड फॉर 30,000, तो 31 मार्च पर ही कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 30 आ गया, लेकिन अकोमोडेशन नहीं लेके आए हम, सॉरी। चलो जी, तो वर्किंग करते हैं अगली। ये वर्किंग चलो, ये वर्किंग वन मैंने कर ली। वर्किंग वन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, नहीं, अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल, सॉरी। तो अक्यूमुलेशन निकालनी है तो 1 साल की डेप्शन निकालो इसकी। कितनी है जी? 70 डिवाइडेड बाय 5, 1 साल की हो गई। अब डायरेक्ट चलते हैं ना, बड़े हो गए हैं। और डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 6 और डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 7। अब कैलकुलेटर पे करना है आपने। एक तो 6 वाला पिछला साल तो पूरा हो गया ना, अब 7 वाले साल में 3 महीने हैं, 3 महीने को साल में कन्वर्ट करना है, 3/12 करो, 0.25, ऐसा ही है। तो इसका मतलब कितने साल की, ये तो होगी ना 1 साल की डेप्शन इंटू 1.25, डायरेक्ट हो गई। यानी कि ये काम वर्किंग में करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे करते आप, आपको चाहिए था यहाँ पे करते आप। 31 मार्च 7 पर पर्चे में ऐसे करना है, मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अक्यूमुलेटेड, सिर्फ 31 मार्च लिख रहे थे हम, अच्छा वाला जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इधर ऐसे जी। कितनी कॉस्ट है इसकी? 70 पे कॉस्ट है, और लाइफ सारे एसिड्स की 5 साल ही है, इसकी भी 5 साल ही है, फिर ये को अनोखा थोड़ा ही है, ठीक है। और इनटू 1 पॉइंट, ये अब डायरेक्ट आपने किया कैलकुलेटर में 1.25। कोई वर्किंग कहीं पे शो करने की जरूरत नहीं है, बड़े हो चुके हैं अब आप जी। 17.5, ठीक है जी। ये 17.5 अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट हो गया और डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बोला इन कुछ हो जाए, हाँ वैसे भी सर जाग जाएं अब। अच्छा अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31 मार्च पर 17.5, जी के जी। तो इसकी ज़रूरत वैसे नहीं थी अकाउंट की, लेकिन चले जी। लॉस आ रहा है 22 अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब उसके बाद अगला काम क्या होता था जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालते थे। बोलो, ये ऐसे कर लें, या इतनी तस्वीर हो सही सही नज़र आएगी ना इतनी। चलो चलो जी, वर्किंग वन फिर हम करेंगे अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो वर्किंग वन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बस यही रह गया, ये निकल आए तो काम हो जाए, ठीक है जी। तो आपको मैं पूरा 1 मिनट देता हूँ, आप मुझे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल के दें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। 1 मिनट बहुत होता है, 31 दिसंबर 2007, जल्दी करें। ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, हरी आप। 1 मिनट बहुत होता है, बड़े हो गए हैं अब आप, वो ज़माना नहीं रहा।
जी बच्चों, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, और कॉस्ट कितनी है ओपनिंग 600 माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट 70 इंटू माइनस अनदर माइनस इज कमिंग 150। मैंने इंट भी दे दिया था। कितने बच्चों ने इसको नहीं निकाला यहाँ से? हाँ, ये सिखाने के लिए सिर्फ मैं ये सवाल करवाया आज, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इसको करवाने की। ज़बानी ये बात कर सकता था, लेकिन ज़बानी आपको पता है ज़रा मुझे पसंद नहीं है बात करना। तो ये जी कितना आ गया? 1.5 लाख है, 150 है, 150 बनता है ना। इसका मतलब आज आके हमारा ये फॉर्मूला पूरा हुआ है। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट, ये है हमारा पूरा फॉर्मूला यहाँ पर जो होना चाहिए। ये पूरा करना था, आज आखिरी दिन में जाके हुआ बड़ी मुश्किल से, ठीक है। इंटू या डिवाइड, अच्छा इंटू कर दें। लाइफ भी, लाइफ 5 साल है तो मतलब 20% है। अब मेरी जो जगह जहाँ पे कम लगेगी मैंने 20% कर दिया, कोई एतराज़ तो नहीं इस पर? पता है ना 1/5 करें तो 20% आता है, और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना वर्किंग। मैं चाह रहा हूँ बस छोटी छोटी एक लाइन में हो जाए, ठीक है। तो 20% कहाँ से आया? 20% आया है जी 1/5, ये ऐसे आया, ठीक है। अच्छा चलो जी बेटा, तो कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 76। अभी भी एक चीज़ छोटी सी है जो पूरी नहीं हुई अभी, ये बात मेरी, ठीक है। ऑन एडिशन 90 का एडिशन हुआ 20% के हिसाब से। किस दिन आया ये? यकम मार्च को 10/12। अब तो ये रूटीन वाला काम शुरू 15। ऑन डिस्पोजल, अब डिस्पोजल भी जालिम है, 70 इंटू 20, ये 20% का पता है ना, इंटू किस दिन बिका है? 31 मार्च पे, तो 3 महीने गए, 9/12, ऐसा ही है, बोलो। 31 मार्च को बिका है ना। अच्छा हाँ, सॉरी आई एम सॉरी जी 3.5 आंसर 94.5 या 3.5, फैसला कर लो आपस। मैं नवा ही लिखता है 94.3। तो जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 94.3। अपने वाले लिखे फिर सर हैं तुम। तो कैरी डाउन आ गया जनाब, जल्दी बताएं जी। भाई क्या कह रहे हैं? फुली डेप्रिशिएटेड है, इस साल में फुली डेप्रिशिएट हुआ है। अनदर थिंग इज मिस्ड। तो इसका मतलब जैसे डिस्पोजल ऐड किया है वैसे ही एफडीए को भी ऐड करें, उसी के नीचे थोड़ी सी जगह बनाएं, ठीक है। अच्छा, इससे भी इम्पॉर्टेंट बात अगले साल में आ रही है। बहरहाल अभी तो आप इसको सीख गए इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, छोटी सी बात लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद आ रही है इंशाल्लाह, ठीक है। देखो जी, ऑन फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट, वही कॉस्ट 150, वही 20%, और इस साल कितने महीने? 6/12 जी। ये वही डेढ़ कितना निकाला था आपने? कितना निकाला था? 15 निकाला था। कितना आया? ये वही 15 था जो मैं कह रहा था कि रहता है डिप्रिशिएट होने से। बाकी तो सारे का सारा 135 तो ये डेप्रिशिएट हो चुका है। अभी कितना रह गया? कितना रह गया? 15। अगर ओपनिंग में पड़ा रह गया तो पूरा साल रेट पूरा लग गया तो फिर 30 डेप्रिशिएट हो जाएगा, हालांकि वो 30 पे बचा ही नहीं पड़ा। तो हमने अब बेहतरीन कर लिया काम को, 100 बोलो लो जी 109 इसीलिए तो मैं बार बार इस तरफ आ रहा था कि मैं वो सही लिख नहीं रहा था, मैंने चेंज करना था तो ये कोई जान ही नहीं दे रहे सी। ओहो, ये क्या हुआ इसको जी? 109.5 डन जी। कैरी डाउन बता दो अब। 620 और 342। अच्छा, अब इससे अगला साल इससे ज़्यादा अहम है। ओपनिंग सबसे पहला काम क्या करते होते थे? क्लोजिंग को ओपनिंग बनाते थे। अगला साल को एडिशन को डिस्पोजल है जी? है जी कोई? और बोलो, उसने अगला साल फिर भी मांग लिया। चलो कोई नहीं, इसका मतलब तो बहुत सिंपल हो गया। याद है बहुत सिंपल हो जाता था काम। इसका मतलब कोई ओपनिंग नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, तो जो ओपनिंग वही
क्लोजिंग, लेकिन यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन तो निकालनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आप क्लोजिंग पे पहुँचेंगे, आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, ये इधर ना कर दूँ वर्किंग, यहाँ पे करके इधर तस्वीर बेहतर आ जाएगी। तो वर्किंग नंबर ये 1 में कर दिया ना मैंने, ये इसके लिए मैं वर्किंग 2, हालांकि उसी को कंटिन्यू करते थे, लेकिन चलो मुझे यहाँ कर लेने दो वर्किंग। वर्किंग 2 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 8, ठीक है। बस 1 घंटा 5 मिनट हो गए आमिर भाई, बस ख़त्म कर रहे हैं जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड फुल्ली डेप्रीशिएटेड, ओपनिंग कितना है 620, बस कोई एडिशन नहीं और कोई डिस्पोजल नहीं, कोई फुली डेप्रीशिएटेड एसेट नहीं, तो इनटू 20% कर दें। आंसर बताएं 124, वट एवर है गलत, यही तो कह रहा हूँ। क्या हुआ सर, डिस्पोजल लें सर, पहले डिस्पोजल लें, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करें, -70 करें, क्यों ये क्यों ना करें, ये क्यों ना करें, ये इसलिए ना करें, इधर देखो ज़रा करीब करें इसको, ये इसलिए ना करें, ये इसलिए ना करें कि इस साल के एंड तक आते आते ये क्रेडिट होकर इस 620 से निकल गया, तो इसलिए इसको हम कभी भी अगले साल दोबारा माइनस नहीं करते थे। लेकिन ये जो बदतमीज़ है एफडीए, ये कोई बिका है, तो ये जब तक ना बिके, अच्छा जब फुली डेफिसिट हो गया तो क्या फिर फेंक दें उठा के बाहर, भाई इस्तेमाल हो सकता है, सही चल रहा है तो चलने दो, मसला क्या है, बात समझ आई। तो ये एफडीए जालिम का ये मसला है कि जब तक एक्चुअल में डिस्पोज ना हो जाए ये पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा। बस ध्यान क्या रखना है, डेप्रीशिएट करते हुए इसको निकाल देना है, साइड पे कर देना है। मसला क्या है, 150 की कॉस्ट अभी भी इस 600 में पड़ी है, 600 में थी, निकली नहीं तो 620 में भी है, अभी भी इधर है, और इसकी 150 पूरी की पूरी डेप्रीसिएशन इधर तो 135 थी, लेकिन इसमें 15 ऐड होकर अब पूरी 150 की डेप्शन यहाँ क्रेडिट हो चुकी है, यानी इस क्लोजिंग में पूरा 150 इसकी डेप्शन भी पड़ी है, उधर इसकी कॉस्ट पड़ी है, इधर इसकी डेप्शन पड़ी है, बुक वैल्यू तो इसकी 0 है, लेकिन दोनों चीजें यहाँ पड़ी रहे जब तक कि ये बिक नहीं जाता। जब बिकेगा 150 वहां से क्रेडिट, 150 यहाँ से डेबिट, 1 रुपया भी आ गया तो वो गेन है। समझ आई बात पूरी, ठीक है। तो ये पॉइंट समझाना था, एफडीए ने आते रहना है, ठीक है। -150 अभी भी आएगा जी, बोलो, इंटू 20% 94। ऑन एडिशन कोई है एडिशन, कोई एडिशन है जी, कोई डिस्पोजल है जी, बोलो। तो ये कितना हो गया, और ये 94 इधर लिख दिया आपने, और क्लोजिंग आ गया 430। अच्छा, अब अगला साल मैंने इसलिए रखा हुआ है कि उसमें एक आधा कोई और प्रोडक्ट हो जाना है, कोई एक आधा और एफडीए हो जाना है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, देख लेना, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको देना था वो दे दिया। बस आखिरी पॉइंट एक छोटा सा बता दूं, ये कर लिया इन्होंने तो आखिरी, ये समझ आई है बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहली बात, ओपनिंग में से फुली डेप्रिशिएटेड को माइनस करना है। जिस साल में वो पहली बार हो रहा है उस साल में बचे कुछ महीने डेप्रिशिएट करके उसको 0 कर दिया बुक वैल्यू को। अब अगले कई साल तक, जब तक ये जान मनहूस छोड़ नहीं देगा, आपको हर साल डेप्रिसिएशन निकालते हैं ओपनिंग में से इसको माइनस करना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट पूरी पड़ी हुई है एसेट अकाउंट में, इसकी एक्यूमुलेशन भी पूरी की पूरी पड़ी हुई है, एक्यूमुलेशन पड़ी रहे। जब बेचेंगे तो जब तक ये 150 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट नहीं होता तब तक आपको हर साल ये 150 माइनस करना पड़ेगा, जब तक आपका ये एसेट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद जरा आ जाए, वो एक एडिशनल डिस्क्लोजर्स वाला पॉइंट था, वो जरा कर लेते हैं। कौन सा पेज था जी, नोट्स में देखेंगे तो नजर आ जाएगा जी, 140। ये एडिशनल डिस्क्लोजर मैंने पेंडिंग किए थे, शायद पढ़ाए भी हों, लेकिन फिर पढ़ लें, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। कहता है जी IAS 16 एनकरेज करता है, पेज नंबर 140 पर, ये लाजमी नहीं है, यानी अगर आपने ये डिस्क्लोजर नहीं दिए तो ऑडिटर ये नहीं कह सकता आपने IAS 16 को फॉलो नहीं किया। शेल वाले डिस्क्लोजर ऊपर पढ़ा है, ये कहता है ज़रा बता दो तो अच्छा है। क्या बता दें जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरीली आइडल प्लांट, क्या मतलब, 2 महीने हो गए प्लांट फैक्ट्री बंद पड़ी है, क्यों जी, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा जी, लेबर स्ट्राइक है जी, बिजली नहीं आ रही जी, ईयर एंड आ गया, 2 महीने से आपका प्लांट आइडल पड़ा है। डेप्रीशिएट तो होता रहेगा, आपको पता है ना डेप्रीसिएशन नहीं रुकती, डेवो है डेवो, ठीक है।
लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दें टेम्परेरली आइडल प्लांट के बारे में कि कोई टेम्परेरली आइडल प्लांट साल में रहा है या अभी पड़ा है, एनकरेज कर रहा है, जरूरी नहीं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अच्छा यहां पे क्या लिखा उसने, यहां पे क्या लिखा उसने, कैरिंग अमाउंट, क्या मतलब, बुक वैल्यू बताओ किसकी, टेम्परेरली आइडल की। यहां पे क्या कह रहा है, बुक वैल्यू बताओ, नहीं बुक वैल्यू नहीं, कॉस्ट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कैसे कहते हैं, मतलब मैं कॉस्ट कह रहा हूं आसानी के लिए, अगर रीवैल्यू हो जाए तो रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनी फुली डेप्रिसिएटेड एसेट दैट इज स्टिल इन यूज। क्यों यार, इसकी भी बुक वैल्यू कह देता, अगर ऊपर वाले की बुक वैल्यू कह रहा है, नीचे वाले की बुक वैल्यू कह रहा है, नीचे भी एक और कह रहा है, एक और एसेट है उसके बारे में बुक वैल्यू बताओ, सबकी बुक वैल्यू बताओ, इस बेचारे की कॉस्ट बताओ, क्यों, इसकी बुक वैल्यू तो जीरो है, तो क्या बताओगे, एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ जीरो विच इज फुली डेप्रिशिएटेड, नहीं, वो चाहता है कि जितनी इसकी कॉस्ट थी ना वो सामने आ जाए यूजर के, क्योंकि बुक वैल्यू तो इसकी जीरो हो चुकी है फुली डेप्रिशिएटेड की, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस्ट बताओ एनी फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की जो कि अभी तक इस्तेमाल में है। अब समझ आ रही है इसकी, डिस्क्लोजर समझाने के लिए इतना सवाल करवाया, ठीक है। और कैरिंग अमाउंट बताओ यानी कि बुक वैल्यू बताओ ऑफ पीपीई रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। वो जो मैंने आई थिंक इम्पेयरमेंट के अंदर एक एग्जांपल दी थी किसी बच्चे की कि उसने अपने वाटर उसको एयर कूलर को उतार कर साफ सुथरा, घर वालों ने एसी लगा दिया, साफ सुथरा रख के उसने रख दिया है ड्राइंग रूम में, OLX पे इश्तेहार लगा दिया है। अब ये रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, बस बंदे आते हैं इसको चेक करने के लिए, देखते हैं और किसी को पसंद आएगा तो बिक जाएगा। हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज है, तो अगर कोई ऐसा है तो उसकी बुक वैल्यू बताओ, ठीक है। और लास्ट इज, अगर आपने कॉस्ट मॉडल यूज किया है तो करो, दुनिया की कोई ताकत आपको इससे रोक नहीं सकती है कि आप फेयर वैल्यू मॉडल लाजमी लगाएं। लेकिन अगर आपने कॉस्ट मॉडल यूज किया है और आपने ये कॉस्ट पे रखी हुई है एक बिल्डिंग 5 लाख की, बहुत पुरानी, 20 साल पहले खरीदी थी 5 लाख की, आज वही बिल्डिंग जो है वो 5 करोड़ की हो चुकी है, तो आप कम से कम फेयर वैल्यू बता दो, फेयर वैल्यू मॉडल में ना जाओ, फेयर वैल्यू बता दो, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये एनकरेज्ड है, ये लाजिम नहीं है, लाजमी डिस्क्लोजर नहीं है, बस एनकरेज करता है। I-16 के ये भी बता दो, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। इस पार्ट को क्लोज कर दो।